बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, और आज स्टूडियोज़ में हमें साथ हासिल है सीनियर तज़िया निगार जनाब सलमान गनी साहब का, प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब का, पोलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। इन दोनों को इसलिए ज़हमत दी कि नवाज शरीफ साहब जा पहुँचे हैं बलूचिस्तान में, और आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे। यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि बाप पार्टी कल बुरी थी तो आज बरी हो गई है। बड़ा ज़ूमानी उनका ये जुमला है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बलूचिस्तान का कोयटा का रुख किया 2 रोज़ा दौरे का, वहाँ बाप पार्टी के और दीगर कई इलेक्टेबल्स जो हैं वो आज शाम उम्मीद है, तवक्को है, ख़बर है कि वो नून लीग के साथ हाथ मिलाएंगे, और कल भी कुछ कौम परस्त जमातों के रहनुमा नून लीग के साथ ताउन करते हमें दिखाई देंगे। इत्तलात वहाँ से मिल रही हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, मुल्की सियासत पर इसके असरात क्या होंगे, बिलावल क्या कह रहे हैं। साथ मुल्की मंजरनामे का मज़ीद हम जिक्र करें तो कल भी हमने जिक्र किया एक अरसे से बात करें मोहम्मद अली दुरानी साहब की और इन जैसे दीगर सीनियर सियासतदानों की जो अपने तय कुछ फार्मूले और कोशिशें कर रहे हैं। आज दुरानी साहब ने एक फार्मूला पेश किया यूनिटी गवर्नमेंट का। वो ये समझते हैं कि अगर पार्लिमान को 3 नाम दिए जाएँ, वो एक वज़ीर आज़म मुंतखब करे और फिर 30 रुकनी काबीना हो और 6 माह बाद बल्दियाती इंतखाबात करा दिए जाएँ और तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो हुकूमत में, तो मुल्क का निज़ाम ठीक हो सकता है। क्या ये फार्मूला काबिल अमल है या नहीं, इस पर बात होगी। साइफर केस अहम पेशरफ्त हुई कि जेल में ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया, लेकिन साथ जो नैब केसेस हैं उसमें जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी किया है वजारत क़ानून ने। और गज़ा की सूरत हाल का बिलखुसूस जायज़ा लेना है कि OIC इजलास हुआ, किसी अमली इकदाम पर इत्तफाक क्यों ना हो सका। सबसे पहले हम जाते हैं सलमान गनी साहब के पास। शामी साहब जैसे तशरीफ़ लाएँ, इत्तला दीजिए, उनसे हम बात करेंगे। ये बलूचिस्तान में क्या हो रहा है सलमान गनी साहब? पहले आपको स्टेटमेंट सुनाऊं बिलावल की, या पहले आप तबसरा करेंगे? मेरे बलूचिस्तान की बात पहले कर लें बिलावल साहब, इसलिए कि कल भी हमने बात की थी कि बलूचिस्तान की सियासत जो है हमेशा इलेक्टेबल्स के गिर्द घूमती है, और जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को जवाल आया 2017 में तो उसकी वजह भी बाप पार्टी थी, याद है आपको? जी जी, वहीं से कार्रवाई शुरू हुई थी। तो अब भी बलूचिस्तान से ही आगाज़ हो रहा है, और पीपल्स के पार्टी के अलावा जो दीगर पार्टीज़ हैं जिसमें पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, बाप पार्टी, दीगर JUI, सब लोग आज नवाज शरीफ साहब से मिले हैं। अलबत्ता मैं देख रहा था तो लश्करी रहसानी साहब नज़र नहीं आए। मेरी इत्तला के मुताबिक कल वो शामिल हो रहे हैं, और डिले इसलिए हुआ है कि इम्कान ये है कि वो मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर करार पाएंगे। ये रहसानी साहब? जी, अच्छा। बल्कि मैंने आपको याद है कल आपको कहा था कि आप पाकिस्तान की सियासत का अलमिया देखें कि लश्करी रहसानी साहब पीपल्स पार्टी के सदर थे, वो नून लीग में चले गए, और जो नून लीग के सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब थे वो पीपल्स पार्टी में चले गए। मेरा ख्याल बलूचिस्तान से मुझे सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब से याद आ गया, सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब हूँ या जनरल साहब हूँ, जनरल बलोच साहब, उन दोनों का तो कोई मुस्तकबिल नून लीग में नजर नहीं जी नहीं, वो तो शामिल हो चुके हैं, बाकायदा पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हुए हैं और वहाँ पर वही एक्टिव हैं। लेकिन ये जो नवाज शरीफ साहब का विजिट बलूचिस्तान से शुरू होना है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट है कैसे? देखिए, बलूचिस्तान हदूदरबे के हवाले से तो पाकिस्तान का बड़ा सूबा है, लेकिन वो पाकिस्तान का सेंसिटिव सूबा भी है। ऐसे लगता है कि आगाज़ वहाँ से इसलिए किया गया है कि बलूचिस्तान की इस वक्त कई मामलात में बड़ी अहमियत है। एक CPAC के हवाले से वहाँ पर कुछ मनसूबे शुरू होने हैं, और नवाज शरीफ साहब, देखें आपने जब जिक्र किया मुझे याद आ गया कि अकबर बुगटी साहब के हवाले से नवाज शरीफ साहब बाहर से बैठ के अपनी पार्टी के लोगों को कह रहे थे कि उनका गायबाना नमाज जनाजा होनी है। जी जी जी, कि वो बलूचिस्तान के हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी बड़े टची थे, ये भी टची हैं। लेकिन असल चीज़ जो बलूचिस्तान में है वहाँ का एहसास है महरूमी है। क्या आप सरदारों को, नवाबों को साथ में लाकर जो एहसास महरूमी बलूचिस्तान के वो हुजूर, कहाँ एहसास महरूमी का हल कहाँ निकलता है? हर दौर में उनको साथ में ला लेते हैं, कभी बाप बुरी कभी बरी, लेकिन वो एहसास महरूमी वहीं का वहीं होता है। जब जरूरत होती है तब वहां रुख करते हैं, रुजू करते हैं। ये 2-3 मंसूबे 2013 से आता हूं, लेकिन पहले मैं जरा शामी साहब खुशामदीद आपको कहते हैं, जरा देखिए जी वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज क्या फरमा रहे थे। शामी साहब, ये PTI अगर कोई ऐसी बात करे जो बिलावल कर रहे थे तो समझ में शायद आ भी जाती है बात, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर ये बात कर रही है जो 16 माह हुकूमत का हिस्सा रही है, तो इससे क्या मतलब लिया जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपना इलेक्शन लड़ना है और मुस्लिम लीग नून ने अपना इलेक्शन लड़ना है, तो ये यहाँ पगड़ी उछलती है, इसे मैखाना कहते हैं। अच्छा, ये जब इंतखाबी मुहिम चलेगी तो जाहिर है कि एक दूसरे
का मुकाबला करना है, फिक्रे भी चुस्त होंगे, बातें भी कही जाएंगी, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पीपल्स पार्टी को भी अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए और मुस्लिम लीग नून को भी अपना इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन इलेक्शन सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा या सिंध में नहीं हो रहा, इलेक्शन पूरे मुल्क में हो रहा है और पूरे मुल्क के वोटर्स ने मिलकर हुकूमत बनानी है। तो इसलिए अगर बलूचिस्तान पहुंचे हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब, तो इसमें कोई इतराज तो नहीं हो सकता किसी को। बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है और इंतहाई अहम हिस्सा है, और वहाँ की सियासत जो है वो तो आपको भी मालूम है वो किस तरह रंग बदलती है और किस तरीके से हालात को मुतासर करती है। तो अब बिलावल साहब को भी चाहिए कि वो भी दौरा कर ले बलूचिस्तान का, उसमें कोई नहीं। उन्होंने तो रुजू किया था, इस सीजन से पहले रुजू किया था उन्होंने, कुछ लोग उनके साथ चलने को तैयार भी हुए, लेकिन फिर वो जैसे कहते हैं ना पाज आ गया, उसमें वक्फा आ गया। है ना जी, कभी के दिन बड़े कभी की रातें। तो अब ये तो शतरंज का खेल है और हर एक ने अपनी अपनी बाजी लगानी है। और इस वक्त ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक वसी तर कोलिशन बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में नज़र ये आ रहा है कि आइंदा इंतखाब के बाद एक कोलिशन गवर्नमेंट कायम होगी, और वो कोलिशन जो है उसके आसार नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इसकी बुनियाद रख दी है, MQM से मुसाफा किया है, GDA से मामला हो रहा है, मौलाना फजलुर रहमान से मुआनका हो रहा है। अब वो यहाँ बलूचिस्तान पहुंचे हैं, कुछ लोग उनके साथ शामिल हो जाएंगे और हो सकता है कोई बाप पार्टी जो है उसके साथ भी मामला हो जाए। तो बहरहाल ये तो अब गेम का हिस्सा है ना। चलिए, अब इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी फिक्रे चुस्त कर सकते हैं और उनके जवाब में उन पर फिक्रे भी चुस्त हो सकते हैं। तो अब इंतखाबी मुहिम है, इसमें हिस्सा लें, दिल छोटा ना करें, आगे बढ़े। ठीक है। नहीं, वो तो कह रहे हैं हर तरह की पिच पे, प्रोफेसर बिलावल तो कह रहे हैं मैं हर तरह की पिच पे खेलने को तैयार हैं, शिकवा करने के बावजूद, लेवल प्लेइंग की बात करने के बावजूद और अपने बलबूते पे बात करने के बावजूद। और ये भी कह रहे हैं साथ कि जो 15-16 माह हम रहे हुकूमत में, उसमें मैं अपनी वजारत का हिसाब दे सकता हूँ और उसके बलबूते पे इलेक्शन में जा सकता हूँ। क्या दीगर वज़रा भी अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे जा सकते हैं? चैलेंज तो दिलचस्प है ना उनका। देखिए, वो बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं, ठीक ठाक चैलेंज है। इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है या मुस्लिम लीग नून की क़यादत कर रही है, वो कोई अवामी सियासत की इब्तिदा नहीं हुई कि अवाम को मुतहर्रिक करने की अभी तक मुझे कोई हिकमत अमली कहीं से कोई नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो इंतखाबात का मरहला है, माजी में तो ऐसा होता था कि जलसे जुलूस हो रहे होते थे, अवाम को आगे जलसों में लाते थे और तकरीरें होती थी। इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि जो इलेक्टेबल हैं मुख्तलिफ इलाक़ों से, उनको अपने साथ कैसे मिलाया जाए। डॉक्टर साहब, आपने एक अरसे से पाकिस्तान सियासत पर नज़र रखी है, देखिए आपने मुख्तलिफ अदवार, आपसे हमने सीखा भी है। ये इलेक्टेबल्स की जो थीरी है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये बड़ी मानी खेज़ और प्रैक्टिकल हुआ करती थी पाकिस्तानी सियासत में। क्या अब 2023 में बिलखुसूस जिस तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत का ख़ात्मा और जो सोशल मीडिया का राइज़ हुआ या उनकी पॉपुलैरिटी हमने देखी, जो डायनामिक्स बदले हैं कम्युनिकेशन के, उसमें इलेक्टेबल्स क्या अभी भी उतने ही रेलिवेंट हैं जितने रेलिवेंट 99 में, 2008 में, 13 में थे? मैं नहीं समझता कि उनकी इलेक्टेबिलिटी में कोई कमी वाक़ई हुई है। अच्छा, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह मौजूद है। हुआ ये है कि दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के वहाँ पे उम्मीदवार पैदा हो गए हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों के लेबल भी ले लिए हैं, टिकटें भी ले लेंगी, मुकाबला बेहतर होगा, लेकिन वो भी इलेक्टेबल है। जो तीसरे या चौथे सफ़े के हैं, जो दर्जे के हैं, वो भी सियासतदान इलेक्टेबल हैं। इलेक्टेबल से मुराद ये है कि आपके पास कोई समाजी कॉन्स्टिट्यूंसी मौजूद है, हल्का मौजूद है, आपकी ज़ात है, बिरादरी है, कबीला है, ज़मीन है, पीर है, गद्दी नशीनी है, और को माल पानी भी है लगाने को। अभी वो वक्त नहीं आया। मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, माल पानी का आप इजाफा नहीं करेंगे इलेक्टेबल्स के लिए? वो ज़रूरी नहीं है? मेरा ख्याल है कि वो जो माल पानी है उसके बारे में मेरे ख्याल में तफसील से गुफ्तगू होनी चाहिए। अच्छा। वो हर तरफ से अब जो लोग हैं, वो मैंने जो सुना है या देखा है या मुशाहिदे में आया है,
वो कहते हैं ठीक है जी, हमने अपना रोज़गार छोड़ के आना है, तकलीफ़ करनी है, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। ये भी ज़रूर है, लेकिन ये नहीं है, मैं समझता हूँ कि सिर्फ पैसा ही इलेक्शन के इंतखाबात को मुतासर नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये मैं प्रोड्यूसर साहब को गुजारिश करूँगा, अभी इरफान सईद साहब को रब्ता करें, हमारे ब्यूरो चीफ हैं, बता रहे हैं कि वो शामी साहब जो तकरीब थी वो शाम को शुरू होनी थी, जाम कमाल साहब ने भी उसका इंदिया दिया था, सलमान साहब, तो उसमें 30 से ज़ायद अहम जो शख्सियात हैं वो मौजूद हैं जो कि आज नून लीग का बाज़ाब्ता हिस्सा बनने जा रही हैं। तफसील भी वो शेयर करें जैसे ही वो आते हैं। वो बता रहे हैं कि इसमें BAP, BNP मैंगल, नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी के भी कई साबिक सियासी रहनुमा जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें 2-4 नाम मैं पढ़ देता हूँ, बाकी तफसील इरफान सईद से हम जानेंगे। जाम कमाल साहब हैं, मीर सलीम खोसा, नूर मोहम्मद दुमड़ साहब का कोई याद होगा, वो भी हैं, और रुबाबा बुलेदी साहब हैं, ये बुलेदा से, ये भी उसमें शामिल हैं, और सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, मोहम्मद खान लैडी, ये भी जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये इसका मतलब है बलूचिस्तान की सियासतदान जो हैं वो सबसे सियाने हैं पाकिस्तान में। जामी साहब, मुझे याद पड़ता है कि 2013 ये सबसे अनजाने 2013 परवेज़ रशीद साहब ने, उस वक़्त वो सेक्रेटरी इत्तलात भी थे, उन्होंने ये बताया था कि पार्टी की सतह पे फैसला हो गया है कि बलूचिस्तान के अंदर हम कौम परस्तों को तरजीह देंगे। और आपको याद होगा कि नून लीग के पास से वहाँ पर एक सादा अक्सरियत थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर मालिक को हुकूमत दी थी। अगर बलूचिस्तान फार्मूला तय हुआ था, फार्मूला तय हुआ था 2.5 साल का। मेरा ख्याल ज़्यादा दिलचस्पी की हमल अगर बात जो डॉक्टर साहब ने जहाँ ख़त्म किया ना, ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये लोगों की दिलचस्पी का भी समान है। इसमें खुद PTI की अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने एक तवील जद्दोजहद की थी, लेकिन इलेक्टेबल्स पे इंहिसार करना पड़ा। 2011 में जहांगीर तरीन साहब वो इलेक्टेबल्स लेके आए थे, और मुझे याद है जी, वो बड़ा मशहूर तैयारा है, 30 लोग थे, सफर जो है उसकी बड़ी दास्तान है। 30 लोग थे, लेकिन देखें एक होता है कि टेक ऑफ करना, चूंकि वो 30 अक्टूबर 2011 में वो जलसा हो चुका था मीनार पाकिस्तान का, और लग रहा था कि ये टेक ऑफ करेगी। आज वही जहांगीर तरीन साहब हैं, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर हैं, लेकिन वो रुझान आम नहीं हो रहा। लेकिन अब IPP टेक ऑफ नहीं कर पा रही। मैं यही कह रहा हूँ कि देखें बात ये वक्त के साथ होता है। आज आपने कहा कि 30 लोग हैं, सुन लें डिटेल। जी बिल्कुल सुन लें। हमारे ब्यूरो चीफ हैं, सीनियर सहाफ़ी जनाब इरफान सईद साहब। इरफान साहब, वो आपने खबर भेजी, एज इट इज़ नशर की है कि 30 लोग हैं वहाँ पे मौजूद, और तकरीब शुरू हुआ चाहती है जिसमें बाकायदा नून लीग में शामिल होने का ऐलान होगा। कौन कौन से रहनुमा हैं जी? बिल्कुल जामी, बलूचिस्तान में ये पहली मरतबा ऐसा हमने ये मंजर देखा है कि एक कौमी सतह की जो सियासी जमात के जो कायद बलूचिस्तान में आज कोयटा में पहुंचे हैं, तो इस दौरान जो इलेक्टेबल्स हैं बलूचिस्तान में, जो 30 नाम आपने बताए, इसके अलावा बहुत से लोग जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो इस वक्त मकामी होटल में मौजूद हैं, और उनसे मियाँ साहब की मुलाकात शुरू हो चुकी है। अब इसमें ज़्यादातर जो इलेक्टेबल्स थे वो बाप पार्टी के जो अरकान थे, जिनमें साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मौजूद हैं, सरदार फतेह मोहम्मद असमी हैं, नूर मोहम्मद दुम्मड़ हैं। इसके अलावा बाप पार्टी के जो बेशतर जो साबिक वज़रा है, जिनमें सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान भी शामिल हैं, और इसके अलावा जो दीगर सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो भी इस वक्त नून लीग में मुस्लिम लीग नून के भी कुछ है जी वहाँ पे। जी, नून के बलूचिस्तान की जो पहले की जो क़यादत थी वो तो मौजूद है, लेकिन अब जो नए लोग जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, बहुत ज्यादा मार्केट वैल्यू आपके ख्याल में उनकी ज्यादा इस वक्त अपनी पार्टी से? जी बिल्कुल, अपनी पार्टी से जब हमने माजी में देखा था 2018 में इनकी पार्टी जिस तरीके से टूट गई थी और मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर कोई भी नाम लेवा नहीं था, लेकिन आज हम जो देख रहे हैं बिल्कुल हालात यकसर बदल गए हैं बलूचिस्तान में। जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बनाई गई थी वो तकरीबन जो इस वक्त नून लीग में वापस ये बात ठीक है कि PTI के भी कोई रहनुमा है और जो शामिल हो रहे हैं नून लीग में? जी बिल्कुल, PTI के भी कुछ रहनुमा हैं जो साबिक अरकान पार्लियामेंट है, वो भी इस वक्त यहाँ पे सरदार आतिफ अली संजरानी का नाम जी बिल्कुल, सरदार आतिफ संजरानी पहले मुस्लिम लीग नून से कोयटा की निशिस्त पे कामयाब हुए थे, मुस्लिम नून के टिकट पे माजी में। उसके बाद फिर उन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया था और अब वो दोबारा वापस। ये जरा बता दें, ये संजरानी साहब का नाम आया है, सादिक खान संजरानी भी मौजूद है, उनका क्या रोल है इस वक्त?
वहाँ सारी एक्टिविटी में वो भी शामिल पहले है। मैं आपको ये जो शमूलियती प्रोग्राम है उससे पहले जो एक सियासी बलूचिस्तान की जो सियासी जमातों के रहनुमाओं से जो मुलाकात थी मियां साहब की अलग से, जिसमें नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच उनकी क़यादत में वफ्द उसने मुलाकात की। इसके अलावा जमीयत के सूबाई जो क़यादत थी उन्होंने मुलाकात की। इस तरह पश्तूनख्वा मैप के और डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच वो भी मौजूद थे। बाप पार्टी के वफ्द ने भी नवाबजादा खालिद मक्सी जो इस वक्त बाप पार्टी के मरकजी सदर है उनकी क़यादत में सादिक संजरानी और जान जमाली, सरदार साले बोतानी, मंजूर काकड़ और इन्होंने भी मुलाकात की। और मुलाकात में रहसानी साहब नहीं नजर आए जी। लश्करी रहसानी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी कल दोबारा मुलाकात होगी और बताया जा रहा है कि सारावाना मुलाकात करेंगे। और जो हमारे कुछ जराए बता रहे कि उन्हें बलूचिस्तान में एक अहम जिम्मेदारी भी पार्टी की जानिब से सौंपे जाने का इम्कान है। ये जो सलमान साहब आपने खबर दी थी, मतलब पार्टी का सदर आपके ख्याल में बनाए जाने का इम्कान है? जी बिल्कुल। सलमान साहब, इस वक्त जो बलूचिस्तान में जो हम एक बहुत बड़ा इस वक्त सियासी तब्दीली देख रहे हैं बलूचिस्तान में, और ये कहने में अभी कोई वो नहीं होगा कि जितने इलेक्टेबल्स थे बलूचिस्तान की जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के थे उनमें से बेशतर इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और ये बात ये भी कही जा रही है कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान में लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आइंदा इंतखाबात में सामने आएगी। तो इरफान, ये जो 30 अफराद की फहरिस्त आपने मुझे भेजी, अक्सर का जिक्र आपने भी कर दिया, तो ये तो वाकई इलेक्टेबल्स हैं। हमेशा जब कोई गवर्नमेंट बनती है तो बलूचिस्तान से यही मोर और लेस 90% यही मुंतखब होके आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये और बाकी पैनलिस्ट से कि ये फिर मुकाबला किससे होगा? देखिए, मुकाबला इस तरीके से होगा बलूचिस्तान में जो इस वक्त मियां साहब की एक बड़ा अच्छा बलूचिस्तान एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उनको। यहाँ पर जो मजहबी जमात जमीयत उलमा इस्लाम वो भी मियां साहब के बहुत करीब है। इसी तरह नेशनल पार्टी वो भी मियां साहब के इत्तेहाद में शामिल है। पीपल्स पार्टी की सूरत-ए-हाल क्या है जी बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में पार्टी पोजीशन जो इस वक्त जो हमें नजर आ रही है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून तो एक अच्छी पोजीशन के साथ आएगी, लेकिन इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम दूसरे नंबर पे जो हमें लग रहा है कि वो अच्छी पोजीशन लेकर आएगी। इस तरह दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं जिनमें नेशनल पार्टी भी है, बीएनपी मेंगल भी है, वो भी अपनी कुछ नशिस्तें लेकर आएंगी। तो इस तरह बलूचिस्तान में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक मखलूत हुकूमत का क़याम अमल में आएगा जिसमें बाप पार्टी भी शामिल होगी। बाप पार्टी भी शामिल होगी। शामी साहब, ये बाप का हर उस जमात के साथ इल्हाक क्यों ज़रूरी या फितरी हो जाता है जिसके ऊपर तवक्को की जा रही होती है कि शायद ये हुकूमत बनाने जा रही है? इरफान, बहुत शुक्रिया। अब तो ये खबरें आ रही है ना कि बाप में से भी कुछ लोग जो हैं शायद मुस्लिम लीग नून में शामिल हो जाएं जी। यानी बाप के अंदर भी तो अपने मामलात है ना। लेकिन बहरहाल अब नया राग है, सास बदले गए, जमाने के अंदाज बदले गए, तो एक हवा चल पड़ी है। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसको लीड कर रही है और इम्कान यही है कि आइंदा जो हुकूमत है वो नवाज शरीफ साहब की सरबराही में कायम होगी और उसके लिए फतूहात जारी हैं। अब बलूचिस्तान में जाहिर है कि यहीं से उनकी हुकूमत जो है उसके ख़ात्मे का आगाज़ हुआ था। अब सनाउल्लाह ज़हरी जो थे उस वक्त वज़ीर आला थे, फिर आपको मालूम है यहाँ क्या हुआ, और यहीं से एक कारवां एक नए अंदाज से चल रहा है। तो अच्छी बात है ये। अब बलूचिस्तान की सियासत जो है जाहिर है कि यानी हम उसका मुकाबला जो है लाहौर से या कराची से बिल्कुल नहीं हो सकता, दूसरे शहर से नहीं कर ये सकते। जो इससे पहले बात हो रही थी इलेक्टेबल्स की, उस पर आपकी राय रह गई थी। वो इलेक्टेबल्स अब भी सियासत में भी इस दौर में भी बहुत अहम है, किस हद तक अहम है और क्यों अहम है? देखिए, पूरा पाकिस्तान जो है ना जी, वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। हमारे मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ रीजन्स हैं, सूबे हैं, उन सूबों के अंदर उनके मुख्तलिफ हिस्से हैं। यानी एक तो शहरी इलाके हैं ना, शहरी इलाकों में जो जमाती वोट है ज़्यादा है, वो इलेक्टेबल्स उस तरीके से उनकी हैसियत नहीं होती। अगरचे कि वहाँ भी जो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करते हैं, लोगों से राब्ते में रहते हैं, उनकी एक साख तो होती है ना, और वो जमातें जो है उनके साथ मामला करती हैं। लेकिन ख़ासतौर दही इलाकों में, उन इलाकों में जिनमें बड़े ज़मींदार हैं, सरदार हैं, वो जाहिर है कि उनके वोट जो है वो उनके पास मौजूद होते हैं, उनका एक अपना हल्का होता है। तो पार्टी के वोट बज़ औक़ात ऐसा होता है ना, पार्टी के वोट जब इलेक्टेबल के वोट से मिलते हैं तो तब वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है।
यानी इलेक्टेबल जरूरी नहीं है कि एक हल्के में एक ही इलेक्टेबल हो, 2 या 3 इलेक्टेबल भी हो सकते हैं। तो फिर पार्टी के अंदर जो पार्टी का वोट होता है उनको भी पार्टी की जरूरत होती है, इलेक्टेबल्स को भी। तो जिस पार्टी के पास वोट होगा उस पार्टी की तरफ इलेक्टेबल्स की तवज्जो करेंगे, और जिस पार्टी और वो पार्टी इलेक्टेबल्स की तरफ भी तवज्जो करेगी। ये एक यानी एक कॉम्बिनेशन है सही, जो फिर जिससे जीत जो है मुमकिन होती है। ठीक प्रोफेसर, ऐसा नहीं है कि ऐसी नशिस्तें तो बहुत कम है जिनमें इलेक्टेबल जो है बिल्कुल अपनी जाती असर और रसूख की बुनियाद पर कामयाब हो जाए। उन्हें भी जमातों की जरूरत होती है, उनके वोट की जरूरत होती है और उनकी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। ठीक प्रोफेसर, ये इलेक्टेबल्स की ऊपर शामी साहब का नुक्ता नज़र, आपका भी, सलमान साहब मोरलेस एक जैसा है, लेकिन एक मसला है वो ये है कि जो 12.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, जो बार बार मैं अर्ज करता हूँ जब भी आपसे मुखातिब होता हूँ, उसमें 8 करोड़ 40 लाख तो 18 से 45 बरस की ब्रैकेट का है। उसके लिए वो क्या इलेक्टेबल्स की सियासत का अभी भी उतना ही कायल है जैसे माजी में होते थे, या ये नंबर, ये डिजिट जो है इसकी राय बदल चुकी है? देखें, जो नौजवान वोटर है उसकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन वो राय ज़्यादातर शहरी हलकों में मौजूद है। देहाती हलकों में उनकी तादाद वो इतना ज़्यादा नहीं है कि जो आउटकम है इलेक्शंस का उसको वो मुतासर कर सके, नतायज मुख्तलिफ नहीं हो सकते। वो पार्टीज़ को वोट देने के लिए आमादा हैं, उनके जहन में जो पार्टियां हैं वो नई पार्टियां हो सकती हैं, पुरानी पार्टियां हो सकती हैं, उनका वोट पार्टी के लिए है, नज़रिए के लिए है, किसी प्रोग्राम के लिए, मंशूर के लिए है। लेकिन मजबूरी ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में 200 से 300 ऐसे सियासी ख़ानदान हैं जो कराची से लेके चित्राल तक हर इलाके में वो मौजूद हैं, और उनकी आगे शाखें हैं या उनके मुकाबले में कोई और सियासी ख़ानदान है। उनकी फहरिस्तें जिन लोगों ने इस मामले पर तहकीक की है वो बिल्कुल मौजूद हैं। पाकिस्तान की पार्लिमानी सियासत का सबसे बड़ा चैलेंज या अलमिया या जो करैक्टरिस्टिक है, ये खूबी है, ये खामियाँ, वो यही है कि सियासत पार्लिमानी निज़ाम में जो जिससे कि आप वज़ीर आला बनाते हैं, वज़ीर आज़म बनाते हैं, उसकी जो चाबियां हैं वो ये 300, 250, 300 ख़ानदानों के पास है। ठीक है, तो इसीलिए वो कहाँ पे जाते हैं ये अहम होता है, ये अहम होता है। अच्छा, ये जो सलमान साहब आगाज़ में मैंने अर्ज़ की थी मोहम्मद अली दुरानी साहब की, अपने तय कोशिश भी करते हैं और फार्मूला भी आज उन्होंने पेश कर दिया नईम भट्ट साहब से गुफ्तगू करते हुए। वो ये कहते हैं जी कि 3 जो है ना जी, उन्होंने उसके फ़ीचर बयान किए बड़े अहम उस फार्मूले के, कि ज़्यादा नशस्तों वाली जमात वज़ीर-ए-आज़म के लिए 3 नाम दे, असम्बली उसमें से एक को मुंतखब करे, एक काबीना में वज़ीर ज़्यादा से ज़्यादा 30 हो, तो तय हो कि आइंदा इंतखाबात के साथ ही बल्दियाती इंतखाबात भी हों और इंतखाबात से पहले सियासी जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करें। यह काबिल अमल है? एक छोटा सा कमेंट तो मैं इलेक्टेबल्स के वजह से कर दूं कि देखें, इलेक्टेबल्स की पाकिस्तान की सियासत में एक अहमियत और हैसियत है, और ख़ास तौर पे हुकूमत साजी के अमल में। लेकिन बड़ा अलमिया ये है कि जब हुकूमतों पे या जमातों पे बुरा वक्त आता है ना, तो सबसे पहले छोड़ने वाले यही होते हैं, चूँकि ये हवा का रुख देख लेते हैं। देखिए, दुरानी साहब हमारे दोस्त भी हैं, हमारे मेहरबान भी हैं। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि ये फार्मूला वो किस साइड से दे रहे हैं। देखें, अभी तक तो इलेक्शन अनाउंस नहीं, शेड्यूल नहीं आया, और शेड्यूल आएगा उसके बाद एक नई सूरत हाल बनेगी। और हम सब का अब तक की सूरत हाल में तो ये है कि सादा अक्सरियत कोई पार्टी फ़िलहाल लेती नजर नहीं आ रही। दुरानी साहब जिससे कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, उस कौमी हुकूमत का मतलब तो जो मैं समझता हूँ कि उसमें तमाम पार्टी शामिल होती हैं। तो जिस पार्टी का जिक्र आप कर रहे थे, क्या वो भी इसमें शामिल होगी? मेरा ख्याल है कि दुरानी साहब का अपनी एक ज़हनी इख्तरा है। मैं नहीं समझता कि अभी किसी सतह पे इस तरह का कोई फार्मूला डिस्कस हो रहा है। अलबत्ता मैं ये बात ज़रूर कह सकता हूँ कि पाकिस्तान जिस गंभीर सूरत हाल से 2-4 है, सोलो परवाज नहीं चलेगी, नहीं चले। शामी साहब, ये दुरानी साहब का फार्मूला काबिल अमल है आपकी नज़र में? देखें, बात यह है कि जब इलेक्शन हो जाएगा, पार्टी पोजीशन वादे हो जाएगी, उसके बाद ही वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा ना। तो यानी ये कैसे, ये तो एक जो तजवीज़ है मुझे मज़ाक़ा खेसी मालूम होती है उनकी। हाँ, एक बात में वज़न है कि जो बल्दियाती इंतखाब है वो कहते हैं वो भी कौमी और सूबाई इंतखाब के साथ हो जाना चाहिए। चलिए, उस दिन ना हो,
उसके बाद हो जाए। लेकिन ये भी एक जरूरी बात है कि जो बल्दियाती इंतखाब है उसको भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और जिस तरीके से 5 साल के बाद कौमी और सूबाई इंतखाबात उसका हर जमात इलेक्शन से पहले उसका वादा दावा करती है, लेकिन उसे भूल जाता है। मंशूर पार्टीज के मंशूर में एक बाब है जिसमें वो कहते हैं बहुत सर यहाँ पीटीए जो सबसे बड़ी बल्दियाती इंतखाबात की हामी थी, वो पंजाब में उसने क्या किया? नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बदकिस्मती से इसको कोई आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, और 18वीं तरमीम में जहां बहुत कुछ बदला था, यहाँ इन सियासतदान हमारे जो हैं उन्होंने बल्दियाती अदारों को मजबूत करने की तरफ तवज्जो नहीं दी। और अभी जो MQM के और मुस्लिम लीग के दरमियान मामला हो रहा है उसमें ये बात कही जा रही है कि बल्दियाती अदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, गोया आईनी तरमीम की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बुनियादी काम जो होने वाला है वो ये है कि बल्दियाती अदारों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके इख्तियारात वाज़े किए जाएं, और इस तरीके से हमारी जमहूरियत जो है उसको आप मजबूत कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल तक उसके असरात जा सकते हैं। ठीक, अभी तो आप देखेंगे। चलिए एक ब्रेक आ गई शामिल साहब, ब्रेक आ गई। ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। हमने बात करनी है गजा की भी, और जो साइफर केस में हम पेश रफ्ती उस मामले पर भी, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासत पे बात हो रही होगी। ब्रेक के बाद भी प्रोफेसर साहब के रिमार्क्स रहते थे। प्रोफेसर, दो चीज़ें आपकी खिदमत में। एक तो जो ये 3 नाम पेश किए जाएं और पार्लिमान किसी एक को वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करे, ये काबिल अमल है? और दूसरा ये कि मियाँ साहब का अगला दौरा अगर सिंध का होता है तो उससे क्या मतलब अखज़ किया जाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि दुरानी साहब के अज़ाइम अच्छे होंगे और मुल्क का अच्छा सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी को आगे कर रहे हैं और बैल को पीछे कर रहे हैं। अभी वो वक्त नहीं आया। दूसरी बात ये है कि पार्लिमानी निज़ाम, अभी तक वैसे बैल का तायुन भी नहीं हो पा रहा ना कि वो किस बैल के सहारे बैलगाड़ी पर तशरीफ फरमा, और हमें ये भी मालूम नहीं कि बैल किस रंग के होंगे, किस इलाके से होंगे, किस शहर से होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये पहले तो मुकाबला होना चाहिए। और पार्लिमानी निज़ाम में आप ये नहीं कह सकते कि 3 नाम दिए जाएँ। जिस सियासी जमात की वाज़ेह अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगी। अगर किसी के पास वो अक्सरियत नहीं है तो जाहिर है कि पार्लिमानी निज़ाम में एक कोलिशन बनती है, तो कोलिशन बनेगी। ये कबल अज़ वक्त है ऐसी बातें करना। मैं नहीं समझता कि ऐसी बातों की ज़रूरत है या करनी चाहिए। जो भी आपके अज़ाइम हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इंतखाबात के लिए इस वक्त तो हमें देखना चाहिए कि उसके नतायज क्या निकलते हैं, और देखते हैं कि कोई पार्टी वाज़ेह अक्सरियत ले सकती है या नहीं ले सकती। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, अभी तो माहौल वो और अगर बलूचिस्तान जैसे गए हैं, हवाएं बदली हैं, हाँ, लोग उनके साथ हाँ मिले हैं, इसके बाद अगर सिंध जाते हैं तो वहाँ भी कुछ ऐसा होगा या वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है? देखिए, सिंध में 2 इलाके हैं, एक शहरी इलाके हैं और उनकी सियासत मुख्तलिफ है, और जो देहाती इलाके हैं उनकी सियासत मुख्तलिफ। देहाती इलाकों में पीर बैठा हुआ है, जगीरदार बैठा हुआ है, कबायली सरदार बैठा हुआ है। अगर उसके वहाँ के सरदार को ये मालूम हो कि आइंदा हुकूमत सिंध में किसकी बननी है, अच्छा, वो उसके साथ जाएंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। अगर उनको यकीन है कि जरदारी साहब ही रहेंगे, हाँ, तो वो पीपल्स पार्टी से कभी इधर उधर। सलमान साहब, ये GDA और मुत्तहिदा के साथ तो होगी ना सुर संगीत, और अब GDA के साथ भी है रब्त, तो उन दोनों से जो प्यार मोहब्बत उल्फत है उसको निभाने का मकसद सिर्फ क्या सिंध के कोई शहरी इलाके जो 2-4 हैं वहाँ पर 15, 20, 25 नशिस्तों तक हाथ रखना है? या देखिए जामी साहब, इस वक्त कराची की 22 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें कि लास्ट टाइम में PTI ने वहाँ से 14 नशिस्तें जीती थी, और वही सबसे अहम इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर, मुझे याद है रात गए वहाँ के रिजल्ट्स भी जी बिल्कुल जी। बात यह कि उस वक्त और भी कई जगह RTS बैठ गया था। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब सिंध जाएंगे। देखिए, सिंध वाला काम तो हो गया, सिंध का महाज बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बात मैं जो महसूस कर रहा हूँ, शायद ना जाएं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के ज़िम्मेदारान को आसफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का इज़्ज़त व तकरीम मलूज़ खातर रखने के लिए कहा है कि इनके जवाब में, इनके किसी इख्तलाफी बयान के जवाब में आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो वहाँ नहीं जाएंगे। मैं देखिए, मुझे यही लग रहा है कि उसमें बराह रास्त नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को टारगेट नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जो सिनारियो नज़र आ रहा है ना, उसमें पीपल्स पार्टी फिर साथ होगी। और नवाज शरीफ साहब माजी के अंदर भी अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत देखें
तो जामी साहब, कराची के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद रहा है, लेकिन इन्होंने अपना वोट बैंक कभी यूटिलाइज नहीं था किया, वहाँ पर कभी जोर नहीं था दिया, वहाँ पर कभी काम नहीं था किया। इसलिए उस वक़्त भी एक गैर एलानिया मफाहमत होती थी कि सिंध पीपल्स पार्टी का। तो शामी साहब, इस सूरत हाल के हंगाम फिर केपीके का क्या कीजिएगा? देखिए, केपीके में दो बड़े प्लेयर हैं, एक पीटीआई है और एक जेयूआई है, और इसके अलावा दूसरी पॉकेट्स भी हैं। एएनपी की अपनी एक हैसियत है, और मुस्लिम लीग जो है वो मानसहरा में, एबटाबाद में, और ये पूर्व में थोड़ा बहुत है, स्ट्रेंथ है। सबात में भी इस वक्त अमीर मुकाम साहब जो हैं वो भी अपने मसल दिखा रहे हैं। देखिए, केपीके जो है उसका तो मामला एक मुख्तलिफ है। वहाँ तो एक मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ औकात में इक़्तिदार हासिल करती रही हैं, अगरचे के पीटीआई जो है गुज़श्ता कुछ कई सालों से तो वही वहाँ मेजॉरिटी हासिल करती रही है। लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी की गिरफ्त जो है वो कमज़ोर नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी कोलिशंस बनती रही हैं, और ये जाम सादक अली ने भी तो आखिर इस सूबे की क़यादत संभाली है ना, और वज़ारत आला उनकी भी याद रखनी चाहिए हमें। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध के दही इलाके जो हैं उनमें उसकी एक बड़ी हैसियत है, और उसको आप मुतासर नहीं कर सकेंगे। हाँ, एक उसके मुकाबले में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हासिल करना दही सिंध में ये मुमकिन होगा, क्योंकि वहाँ भी ऐसे इलेक्टेबल्स मौजूद हैं जो बहरहाल इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी ये सियासत है। अब आने वाले दिन ऑब्वियसली बड़े दिलचस्प होंगे, मालूम हो जाएगा हवाओं का रुख देख के कि किस जगह पे कौन सी सियासी जमात जो है वो क्या उठान पकड़ रही है और क्या उसकी सूरत हाल है। लेकिन बैलेट पेपर भी एक शय होती है, उसका तो फैसला उसी ने करना है जिसने वोट डालने जाना है। तो डायनामिक्स जो बदले हैं उनका असर कितना होगा ये तो बैलेट पोलिंग डे पे मालूम होगा। शामी साहब, एक बड़ा अहम इशू है, उस पर बिलखसूस आपका, सलमान साहब का, डॉक्टर साहब का मैंने तज्जिया लेना है, वो गज़ा की सूरत हाल है। हम कोशिश करते हैं कि इस पर मुसलसल हमारी नज़र भी रहे और प्रोग्राम में हम आवाज़ भी अपनी सी बुलंद करें। यानी अब तक 11,400 अफराद शहीद हो चुके हैं, कुछ 4,600 बच्चे हैं इन शोहदा में, निहत्ते ये गज़ा के फ़लस्तीनी मुसलमान बच्चे हैं, कुछ 3,000 से ज़ायद ख़वातीन हैं जो शहीद हो चुकी हैं, 27,000 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और बैनुल-अक़वामी इदारों ने गज़ा के बारे में ये कह दिया है कि ये दोबारा आबादकारी यहाँ नहीं हो सकती, इस हद तक तबाही मलबा और कंक्रीट है। 35 अस्पताल थे। जब मैं पिछले हफ्ते आपसे मुखातिब था तो मैंने जिक्र किया था कि 16 जो हैं वो उसमें से बंद हुए, अभी 35 में से 21 बंद हो चुके हैं। बहुत कम अस्पताल हैं जो फंक्शनल है, वहाँ भी सूरत हाल नागुफ्ताबे है। 87 एम्बुलेंसेज हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। प्राइमरी जो हेल्थ केयर यूनिट्स हैं वो 72 में से निस्फ से ज़ायद वो भी नाकारा और नाकाबिल इस्तेमाल है। ये वो सूरत हाल है जिसका सामना वो गज़ा में बसने वाले 22-23 लाख शहरियों को है। मुसलमान हैं लेकिन पूरी दुनिया उस पर चुप है। एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं, इंसानियत जहाँ जहाँ है वहाँ पर लोग बग़ैर मज़हब की तफरीक किए, सियासत तफरीक किए मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं मुख्तलिफ बड़े ममालिक के, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। डॉक्टर साहब, बिलखसूस आपसे ये OIC का बड़ा इजलास हुआ, ख़बरें फ़लाँ क़यादत शरीक हो रही है, फ़लाँ ने ये कह दिया है, फ़लाँ ने ये कह दिया है, किसी अमली इक़दाम पर क्यों ना इत्तफ़ाक़ कर सकी OIC? सिर्फ मज़म्मत की हद तक वो OIC ख़त्म हो गई। देखें, जो इस वक्त ताकत का तवाज़ुन है आपको सामने रखना चाहिए, और ये मुसलमानों के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारी क़यादत के लिए, हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर आपके पास ताकत नहीं, आपके पास जितना अखलाकी दलील हो, जितना मजबूत आपकी मंतक हो, बैनुल-अक़वामी सियासत में नहीं चल सकती। हम उस वक्त तो मौजूद नहीं थे, लेकिन जो मुसलमान मुल्कों की क़यादत थी, क्या ये इतना बड़ी बैनुल-अक़वामी धांधली जो की गई है इसराइल के क़याम के लिए, क्या उसको वो रुकवा सके थे उस वक्त? और जब बाद में जंगें होती रहीं और जिस तरीके से फ़लस्तीन के इलाकों पर पहले कब्ज़ा किया गया, फिर इसके बाद जो कब्ज़े होते गए,
आबादियाँ उन्होंने वहाँ पे बसा दी हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक हैं, उन्होंने बयानबाजी तो की है कि जी ये गैर कानूनी है, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन कि आज तक उनकी जो एक्सपांशन है, तोसी है मगरबी किनारे पर, क्या वो उसको ख़त्म किया जा चुका है? और इस वक्त देखें ये आम जंग नहीं है, मुकम्मल तौर पर नस्ल कुशी हो रही है फ़लस्तीनियों की, गज़ा में से जेनोसाइड सारी दुनिया कह रही है, लेकिन कोई टसमस नहीं हो रहा। ताकत आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, आपस में हम लड़ते रहते हैं। कौन सा मुल्क है, मुसलमान मुल्क है, जिसके अंदर आपस की सियासी जंगें ना हों, खाना जंगियाँ ना हों? अफगानिस्तान को देखें, सोमालिया को देखें, सूडान में को देखें। ये बड़ा बुनियादी मसला है जिसकी जानिब आप निशानदेही करें, लेकिन डॉक्टर साहब क्या करें ना, हम जज्बाती हैं। हम इस मसले पे गौर करने की बजाय, हो सकता है मैं आपको हदफ तनकीद बना दूं, जब आप ये मुझे कहेंगे कि सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरिएट कहाँ से हैं जी, सबसे ज़्यादा साइंसी मैदान में तरक्की कहाँ से हुई है, जब आप ये गिनवाएंगे तो आम सुनने वाला जज्बाती शख्स वो नहीं पाए करेगा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारी जो सियासी क़यादत है, इक़्तिदार बराए इक़्तिदार को नहीं सोचना चाहिए, उसका नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि आपने मुसलमानों के लिए क्या आप कर सकते हैं। इस वक्त देखें सब इकट्ठे हुए हैं, कोई अमली कदम कोई आपने नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मैंने जो आपको कहा कि ओआईसी नाकाम रही, ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी अखबारात ने उसको जब कवर किया, BBC की जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जज्बाती का, और आपने जज्बाती होके दिखाया है, लेकिन असल बात ये है कि इशू तो हमारा है, लेकिन एक बात क्रेडिट आप दुनिया को दें कि जिस रोज़ सऊदी अरब में ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस दिन लंदन की सड़कों पे लाखों लोग मौजूद थे। नहीं जी, अमेरिका में हर जगह निकले हैं। देखिए वो तो निकले हैं, और जहाँ पर फैसला होना था उन्होंने वो फैसला सवाए मुतालबात के, और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से 20 सफ़ीरों की हुई है ब्रसेल्स में, बात यह कि वहाँ से कोई इकदाम होने चाहिए, इकदाम क्यों नहीं किया? देखिए हमें ये बात खोल के रखनी चाहिए कि इकदाम क्यों नहीं है। आपने कहा ताकत नहीं है, ताकत मौजूद है, तो इसराइल के ख़िलाफ़ इस्लामी ममालिक के अंदर ताकत मौजूद है, लेकिन ताकत को बरूए कार लाने के लिए हौसला चाहिए, हौसला नहीं है। देखिए जब अमरीकी मफादात हो, आप देखें अमरीका की तरफ, मैं आपको ये बताऊं, पूरी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूं कि फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार तो होता है, लेकिन इसराइल की मजम्मत नहीं होती, उसमें नाराज़गी का डर है। और आप 4 ममालिक, में नाम नहीं लेना चाहता, कि ये तो कॉन्फ्रेंस में 4 ममालिक ने रुकावट पैदा की है बड़े इक़दाम में, बड़े ममालिक जी, बड़े ममालिक जो है असर सुखुनी का ही है वो। साहब ये देखिए ना कि ईरान ने ये कहा कि जी जो कुछ वहाँ हो रहा है गजा में, ये इस इसराइली फ़ौज को दहशतगर्द फ़ौज करार दिया, ये मुतालबा किया। बशारुल असद साहब जो शाम के हैं, उन्होंने कहा जी कि और कुछ नहीं, सिफारती ताल्लुकात ही मुनक़ता कर दें। तो ये 2 बातें, इन पर भी वो अमल नहीं हो सका। वो शायर ने कहा है ना कि गम आरज़ू का हसरत सबब, और क्या बताऊं मेरी हिम्मतों की पस्ती, मेरे शौक की बुलंदी। तो आलम इस्लाम जो है, जो उसकी हालत है वो आपके सामने है, और अवाम जो है वो तड़प रहे हैं, और हमारे हुक्मरान जो हैं वो उनकी उमंगों पे पूरा नहीं उतर रहे। लेकिन आप ये देखिए कि इसराइल जो है उसका हाथ खुला है, कि गजा जो है वो खंडर बन रहा है, उसमें से लोग बाहर निकाले जा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि इसराइल ने तहैया किया है कि गजा जो है वो फ़लस्तीनियों से खाली करा लिया जाएगा और उसे खंडर बना दिया जाएगा, कोई हाथ रोकने वाला नहीं है। अब देखिए पूरी ताकत के साथ अमेरिका जो है वो उसके साथ खड़ा हुआ है इसराइल के, और जो बरतानिया के वज़ीर आज़म है, और वो खुद पहुंचे हैं जहाज़ लेके भर के जनाब अपना गोला बारूद से, और वहाँ गए हैं। और इस वक्त जो दुनिया, कोई देखिए रूस जो है वो यूक्रेन में उलझा हुआ है, चीन जो है वो अमली तौर पर किसी तनाज़े में शरीक होने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा गजब माहौल है, और पूरी दुनिया जो है उसमें एक हंगामा बरपा है, चीखो पुकार है, मुतालबे हो रहे हैं, और जंगबंदी का मुतालबा। लेकिन जंगबंदी की बात नहीं हो रही। अमेरिका जैसा मुल्क भी, जो बाइडन जो भी जंगबंदी की बात नहीं कर रहे, वो चाहते हैं कि हमास को, फ़लस्तीनियों को इंतहाई
कारी ज़र्ब लगाएं, उसके बाद जंगबंदी की बात करेंगे। तो अब ऐसे माहौल में हम शिकवा तो कर सकते हैं अपने हुक्मरानों से, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो भी अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। अमली तौर पर जंग का ऐलान तो शामी साहब, मैं इस मौजू पे अर्ज करूं कि BBC ने रिपोर्ट शाया की कि लबनान और अलजायर में पहले दो मालिक मैंने बात की, उन दोनों ने कहा और कुछ नहीं करते, पेट्रोलियम ही, आप तेल की फराहमी ही रोकने की धमकी ही लगा दें। तो फिर आप बताएं कि कौन से दो मुल्क थे जिन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता? बस 2-3 ममालिक ने उसकी मुखालफत कर दी। अब असल मामला कुछ और है। देखिए, मैं आपको एक बुनियादी बात बता दूं कि अमेरिका और मगरिब वो आलम इस्लाम और आलम अरब सब की कुर्बानी दे सकता है, वो इसराइल के पीछे हटना गवारा नहीं। अच्छा, इससे अच्छा तो फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थी जिनमें से कई एक ने बिल्कुल सफीर भी, साउथ अफ्रीका ने सफीर वापस बुला लिया था, उन्होंने उनसे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। कई लैटिन अमेरिकन नेशंस, हमारे जो कुछ अरब ममालिक हैं जिन्होंने नए नए सफारती ताल्लुकात कायम किए हैं, उनको कोई एहसास नहीं है कि ये क्या हो रहा है, कि फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ले आम हो रहा है, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे। मकसद कुछ और है इनका। मुझे नहीं मालूम कि ये बात हमें करनी चाहिए या नहीं, किसी एक जमात को वो ख़त्म कराना चाहते हैं। अल्लाह पाक उनके हाल पर रहम फरमाए। शामी साहब, प्रोग्राम वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये साइफर केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 नवंबर तक समाअत रुकने का हुक्म दिया है और बड़े अहम रिमार्क्स से बल्कि सफसार में कहा कि क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। और हालांकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस केस में जेल ट्रायल की मंजूरी वफाकी काबीना ने दी थी। अदालत ने कहा कि जिस तरह साइफर केस में फ़र्द जुर्म आयद हुई, इसे ओपन कोर्ट कार्रवाई नहीं कह सकते। ये तो एक आज हुआ फैसला। दूसरा साथ ये हुआ कि जो नैब केसेस में उनका ट्रायल मकसूद है, जिसका अभी तक रेफरेंस दायर नहीं हुआ, उसमें वजारत कानून ने कप्तान के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैसे आप इसे इंटरप्रेट करेंगे सर, शॉर्टली, क्योंकि वक्त भी ख़त्म हो गया। देखिए, अब ये जो अदालती मामलात हैं और कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, ये तो हुकूमत भी कुछ करती रहेगी और हाई कोर्ट से रजू भी होता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से रजू भी होता रहेगा। इस बारे में तो जाहिर है कि फरीकैन जो हैं अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और PTI के चेयरमैन को रिलीफ भी कुछ मिला है, कुछ मज़ीद मिल सकता है। लेकिन अभी तो आप ये देखें कि जो अल-कादर ट्रस्ट केस है, उसका जो रेफरेंस दायर होने जा रहा है और उसके बारे में कहा गया कि जेल में ट्रायल होगा। अब जो फराग होगी है, उसने तो 5 अरब का हर्जाने का नोटिस दे दिया है, जी दिया है, अताउल्लाह तारक साहब को। तो ये एक, अब जब तक ये सामने नहीं आता कि अल्ज़ाम क्या है और FIR क्या है और रेफरेंस क्या दायर होगा और क्या उससे मकसूद होगा, उस वक्त तक तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा। मैं इंतज़ार करना चाहिए। और जेल ट्रायल का जहाँ तक ताल्लुक है, लेकिन साइफर केस में वफाकी काबीना ने मंजूरी बाद में दी है, ट्रायल पहले शुरू हो गया था। अब उस पर अदालत ने सरजनिश की है और स्टे भी दे दिया है। तो ये भी एक, अब ये कानूनी मामलात हैं, इसमें तो जाहिर है इसी तरीके से धींगा मुश्ती होती रहेगी और फरीकैन एक दूसरे को विच करते रहेंगे। लेकिन बुनियादी बात यह है कि मुल्क में जो पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहे और इंतखाबात जो हैं, अभी तो आज मुझे एक बड़े सीनियर अखबार नवीस का टेलीफोन आया कि जी इंतखाबात जो हैं उनके मुलतवी होने का खदशा हो गया है क्योंकि उनके लिए फंड्स अवेलेबल नहीं हैं। तो मैंने कहा भाई फंड्स कैसे अवेलेबल नहीं है, वो तो एलोकेट कर दिए जाते हैं, वो तो रखा है, उनके लिए पैसे मौजूद हैं बजट में। फंड्स की क्या बात है? वैसे इस नुक्ते पर कई और जावियों से खदशात अभी भी हैं। शामी साहब, ये कल आपसे और सलमान गनी साहब से इस पर बात करते हैं। ये भी एक पहलू है जिस पे आप जैसे सीनियर्स की राय आनी चाहिए ताकि अवाम जो है उसकी क्लैरिटी हो। वैसे कोर्ट ने रोक रखा है अच्छा कि इलेक्शन की डिले या इलेक्शन के हवाले से कोई कन्फ्यूजन तारी नहीं की जाएगी। बिल्कुल ठीक, इसलिए तबसरा नहीं हम करेंगे। ऐसे ही है ना सर? नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।